जय हिंद स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग समझते हैं राज्यसभा और लोकसभा के पावर और फंक्शंस के बारे में, और समझते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा के बीच में कौन कौन से पावर्स हैं जो इक्वल्स हैं, सामान्य हैं। ठीक है, जैसे हम लोग समझते हैं राज्यसभा और इक्वल्स स्टेटस विथ लोकसभा, कि राज्यसभा के कौन कौन से काम करने का हक है, वो हक लोकसभा के पास भी है। ठीक है, मतलब जो लोकसभा कर सकता है उसे राज्यसभा भी कर सकता है। ठीक है, जैसे समझते हैं, देखिए ये सारे पॉइंट्स हैं, रेफरेंस के लिए लिख रखे हैं ताकि आपको समझाने में मेरे को सहूलियत हो, भूलूँ ना मैं सब पॉइंट में। जैसे एक ऑर्डिनरी बिल है, ठीक है, ऑर्डिनरी बिल मतलब सामान्य बिल है ना। जैसे कोई आपका छोटा मोटा कानून बनाना हो किसी लॉ में चेंज करना हो, तो ये सारे जो, या किसी सेक्टर स्पेसिफिक कोई कानून बनाना हो, तो इस तरीके के कानून मतलब जो ऑर्डिनरी हो, सिंपल मेजोरिटी से लोकसभा राज्यसभा में पास हो जाए, प्रेसिडेंट साहब एसेंट दे दें, तो उसे ऑर्डिनरी बिल बोलता है। ठीक है, ऐसे बिल होता है 4 प्रकार के, जैसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, एक आपका ऑर्डिनरी बिल, एक होता है मनी बिल और एक होता है फाइनेंशियल बिल। ठीक है, तो जो ऑर्डिनरी बिल होता है तो उसको क्या होता है कि लोकसभा से भी पास करना पड़ता है और राज्यसभा से भी पास करना पड़ता है। मतलब सिंपल मेजोरिटी से जब दोनों हाउस पास कर देता है तो बिल पास हो जाता है। तो उसी तरह ऑर्डिनरी बिल, यानी ऑर्डिनरी बिल बनाने का हक, यानी बिल पास जितना हक है राज्यसभा का पास करने का, मतलब जितना पावर्स राज्यसभा के पास है ऑर्डिनरी बिल को लेकर, उतना ही लोकसभा के पास भी है। ठीक है, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जैसे बताया आपको कि 4 प्रकार के बिल होता है, मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ऑर्डिनरी बिल और एक फाइनेंशियल बिल। सो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को आपको हर हाउस से सेपरेट पास करवाना पड़ेगा। ठीक है, आप ये नहीं कि ज्वाइंट सेटिंग बुला लिए और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास कर दिए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में क्या हो सकता है, ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ज्वाइंट सिटिंग के थ्रू आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है, अगर आपको संविधान में संशोधन करना है, तो आपको सेपरेट राज्यसभा से अलग स्पेशल मेजोरिटी से और लोकसभा से अलग स्पेशल मेजोरिटी से आपको पास करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होगा। ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं। ठीक है, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में अगर राज्यसभा जब तक कंसेंट नहीं देगा तब तक वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें भी राज्यसभा और लोकसभा के पास इक्वल पावर है। दूसरा फाइनेंशियल बिल्स, फाइनेंशियल बिल में क्या है कि फाइनेंशियल बिल फर्स्ट में, देखिए फाइनेंशियल बिल में एक होता है मनी बिल। ठीक है, तो मनी बिल और फाइनेंशियल बिल फर्स्ट, फाइनेंशियल बिल फर्स्ट जो आर्टिकल 117(1) में बात करता है उसको बोलता है फाइनेंशियल बिल फर्स्ट। ठीक है, फाइनेंशियल बिल में 2 प्रकार के बिल होता है, एक फाइनेंशियल बिल फर्स्ट, फाइनेंशियल बिल सेकेंड। ठीक है, तो फाइनेंशियल बिल फर्स्ट जो है वो क्या होता है कि लोकसभा में ही प्रेजेंट हो सकता है, लोकसभा ही उसको क्या कर सकता है, ला सकता है और लोकसभा उसे पास कर दे। ठीक है, राज्यसभा के पास क्या है कि राज्यसभा उसको नहीं ला सकता है, राज्यसभा में उस बिल को नहीं लाया जा सकता है, पहले लोकसभा ही लाएगा, अगर लोकसभा पास कर देगी उसके बाद राज्यसभा के पास जाएगा। ठीक है, यानी पहले राज्यसभा पेश नहीं कर सकता, लोकसभा ही पेश करेगा। ठीक है, फाइनेंशियल बिल फर्स्ट को, लेकिन फाइनेंशियल बिल सेकेंड होता है ना, उसमें एक मतलब खर्चे वर्चे के लिए सरकार खर्चा वर्चा क्या करेगी, है ना, कहाँ एक्सपेंस करना है, कहाँ से पैसे आएगा, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकालता है पैसे वैसे। ठीक है, सरकार खर्चा करने के लिए, तो उसको राज्यसभा भी आराम से पहले पेश कर सकता है। मतलब अगर फाइनेंशियल बिल लाना है तो पहले राज्यसभा में भी ले आ सकते हो, फाइनेंशियल बिल सेकेंड तो राज्यसभा में भी लाओ या लोकसभा में लाओ, दोनों हाउस से पास करवाओ और मस्त अपना एक्सपेंस करो, खर्चा वर्चा करो। ठीक है, तो फाइनेंशियल बिल सेकेंड को फाइनेंशियल बिल फर्स्ट, ये हम आपको समझाने के लिए इसमें लिखे हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। फाइनेंशियल बिल फर्स्ट आपको लोकसभा के पास ही अधिकार है कि लोग फाइनेंशियल बिल फर्स्ट को वो लाएगा, पास करेगा, फिर राज्यसभा के पास भेजेगा। ठीक है, लेकिन फाइनेंशियल बिल सेकेंड को
पहले राज्यसभा भी ला सकता है, पेश कर सकता है हाउस में, या लोकसभा भी पेश कर सकता है, ठीक है। जो आर्टिकल 117 के क्लॉज 3 में बात करता है, 117 के क्लॉज 3 में बात करता है फाइनेंशियल बिल सेकेंड के बारे में, ठीक है। जैसे और एक समझाए हमको मनी बिल, तो देखिए फाइनेंशियल बिल ये पूरा हुआ, ठीक है, ये पूरा हुआ फाइनेंशियल बिल, और जो मनी बिल हुआ ना ये छोटी सी है, मतलब सबसेट हुआ फाइनेंशियल बिल का, यही हो गया मनी बिल। मतलब फाइनेंशियल बिल लगभग पूरा पास होता है, लेकिन मनी बिल कौन होता है, जो खर्चा एक्सपेंसेस सरकार को करना है और आने वाला समय में कितना हुआ है ना, ये सारा चीज़ जो बजट बनती है वो में बात करता है। और प्लस में स्पीकर साहब डिसाइड करते हैं कि कौन सी फाइनेंशियल बिल है कौन सी नहीं है, उनके पास स्पेशल पावर होता है डिसाइड करने का। तो स्पीकर साहब जो बोलते हैं ये फाइनेंशियल बिल है तो उनका डिसीजन फाइनल होता है, ठीक है। तो फाइनेंशियल बिल पूरा का पूरा है, ठीक है, जितना खर्चा एक्सपेंसेस जितना क्या है, ए से लेकर जेड तक रिपोर्ट सरकार का, वो सब फाइनेंशियल बिल में हो। लेकिन मनी बिल उसमें कुछ थोड़ा सा भाग है। तो मनी बिल जैसे पता है कि लोकसभा के पास मनी बिल के लेकर लोकसभा आराम से उसको पास कर सकता है। अगर राज्यसभा पास नहीं करेगा तो 14 दिन में, अगर 14 दिन के अंदर राज्यसभा अगर नहीं लौटाया पास करके, अमेंडमेंट करके या बिना अमेंडमेंट किए हुए, तो लोकसभा मान लेगा कि पास है, तो दोनों हाउस से पास हो जाएगा। तो मनी बिल को लेकर लोकसभा के पास स्पेशल पावर होता है, ठीक है। लेकिन राज्यसभा के पास मनी बिल में कोई पावर नहीं है ना, 14 दिन बस रोक सकते हो, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो जो फाइनेंशियल बिल सेकेंड है, ठीक है, यहाँ पे सेकेंड लिख ही देते हैं हम आपको। जो फाइनेंशियल बिल सेकेंड है, जो आर्टिकल 117 के क्लॉज 3 में बात करता है, उस फाइनेंशियल बिल सेकेंड के बारे में उसको पास करने में राज्यसभा और लोकसभा दोनों के पास इक्वल पावर है, ठीक है। चलिए, आई होप मैं आपको समझा पाया होगा। वही लिखा है यहाँ पे, एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, CFSI मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। दूसरा, इलेक्शन एंड इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। आप जानते हैं कि इलेक्शन जब प्रेसिडेंट साहब के होता है तो उसमें पार्लियामेंट के दोनों हाउस के जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करता है। लेजिस्लेटिव असेंबलीज के पूरे स्टेट के, यानी अपने इंडिया में जितने स्टेट्स हैं वहाँ के जितने इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबलीज का मेंबर होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करता है। तो इलेक्ट करने का राज्यसभा लोकसभा के पास इक्वल पावर्स। इम्पीचमेंट करने के लिए अगर प्रेसिडेंट साहब को अगर इम्पीच करना है तो दोनों हाउस से पास करना पड़ता है उस रेजोल्यूशन को, इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन को, ठीक है। तो इसमें भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पास इक्वल पावर हुआ, ठीक है। दूसरा, इलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, यहाँ पे स्टार मार्क लगा लेंगे, ठीक है। इलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इलेक्शन तो खैर यहाँ भी जिस प्रोसेस से हमारे प्रेसिडेंट साहब का इलेक्शन होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से, ठीक उसी तरीके से इलेक्शन तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब का भी होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से, इनडायरेक्ट होता है। लेकिन रिमूवल के लिए क्या होता है कि वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल रेजोल्यूशन सबसे पहले राज्यसभा में ही पास होता है, ठीक है। हाँ, राज्यसभा उसको इफेक्टिव मेजोरिटी से पास करता है, और फिर जब लोकसभा के पास जाता है तो लोकसभा सिंपल मेजोरिटी से पास कर दिया, हो गया, वाइस प्रेसिडेंट साहब रिमूव हो गए ऑफिस से, ठीक है। तो यहाँ भी राज्यसभा और लोकसभा के पास इक्वल पावर होता है, ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है आपको ये समझा दिए, भी समझाया आपको। ये है मेकिंग रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट फॉर रिमूवल ऑफ CJI, ठीक है। जैसे लिखा गया है, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स, एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो जब इन सभी लोगों को रिमूव करना होता है, जब इन सभी के लिए रिमूवल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, तब उसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों के पास इक्वल पावर होता है, ठीक है। जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को अगर उनके ऑफिस से हटाना है
तो दोनों हाउस पारित करेगा उस रिमूवल रेजोल्यूशन को, ठीक है। उसी तरह CAG को, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल साहब को, अगर उनको भी हटाना है तो दोनों हाउस रिमूवल रेजोल्यूशन पास करेगा। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाना है, उसी तरह जजेज ऑफ हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स का, तो वहाँ पर दोनों राज्यसभा भी और लोकसभा भी दोनों पास करता है जब उस रिमूवल रेजोल्यूशन को, तब हमारे चीफ जस्टिस साहब, जजेज साहब, CAG या इलेक्शन कमीशनर सब रिमूव हो जाते हैं ऑफिस से, ठीक है। तब इनको रिमूव होना पड़ता है, ठीक है जी। 7 नंबर पे है अप्रूवल ऑफ द ऑर्डिनेंस। जब भी पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है, सेशन में मतलब काम जब पार्लियामेंट नहीं कर रहा हो, ठीक है, वेकेशन पे हो, छुट्टी पे हो, तब उस समय क्या होता है कि अगर कोई ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, है ना, कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाए, प्रॉब्लम्स, उस समय अगर प्रेसिडेंट अगर सरकार को लगे कि अभी कानून बनाना चाहिए, तो उसके पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होता है प्रेसिडेंट साहब के पास आर्टिकल 123 में, ठीक है। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट साहब को ऑर्डिनेंस लाने का पावर देता है जब भी पार्लियामेंट सेशन में नहीं हो और कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाए, कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाए, कोई आपदा आ जाए देश के ऊपर जिसमें लगे कि सरकार को कानून बनाना चाहिए, तब उस सिचुएशन में हमारे प्रेसिडेंट साहब ऑर्डिनेंस लाता है, अध्यादेश लाता है, ठीक है। और जब अध्यादेश लाता है तो उसको दोनों हाउस से पास करवाना पड़ता है, ठीक है, विथिन 6 वीक्स, है ना, 42 दिन के अंदर। जब भी पार्लियामेंट जब सेशन में आता है तब 42 दिन के अंदर यानी 6 वीक्स के अंदर उसको पास करवाना पड़ता है, नहीं तो फिर ऑर्डिनेंस ख़त्म हो जाता है, ठीक है। मतलब कानून नहीं रहता है, फिर कानून के रूप में वो काम नहीं कर पाएगा ऑर्डिनेंस। हाँ, तो अप्रूवल ऑफ ऑर्डिनेंस यानी जब ऑर्डिनेंस को जब अप्रूव करने, अध्यादेश को जब अप्रूव करने की बात आएगा तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों हाउस से पास करना पड़ेगा। तो राज्यसभा और लोकसभा के पास इक्वल पावर है, ठीक है। चलिए, एक तो ये हुआ, और नेक्स्ट है अप्रूवल ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ ऑल 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। जैसे एक होता है आर्टिकल 352, है ना, 356 एंड 360 यानी 352, 356, 360, ठीक है। तो जब कोई भी इमरजेंसी लगता है, जैसे आर्टिकल 352 के तहत मान लीजिए लगा नेशनल इमरजेंसी, जब भी किसी देश से अगर वार हो गया, मान लीजिए चाइना के साथ इंडिया का वार हो गया, तो उस समय हमारे प्रेसिडेंट साहब अगर लगे कि कंट्री सुरक्षित नहीं है तो उस समय इमरजेंसी घोषणा कर सकता है, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी। तो अगर उस समय नेशनल इमरजेंसी हो तो अगर राज्यसभा पास कर दे तो भी इमरजेंसी लग जाएगा, अगर लोकसभा पास कर दे तो भी, जब दोनों हाउस पास कर दे आराम से इमरजेंसी लगेगा, चलेगा। तो देश में जब तक सिचुएशन ठीक ना हो जाए तब तक आराम से इमरजेंसी चलेगी, ठीक। इसी तरह 356 जब भी प्रेसिडेंट रूल किसी स्टेट में लगता है, स्टेट इमरजेंसी हो जाता है, स्टेट इमरजेंसी जब किसी भी स्टेट्स में लगता है तो उस समय उस बिल को पास करने के लिए राज्यसभा और लोकसभा के पास दोनों को इक्वल अधिकार है, दोनों के पास इक्वल पावर है, ठीक है। ठीक उसी तरह जब इकोनॉमिक इमरजेंसी हो, फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, जैसे मान लीजिए कि देश का बजट हिल गया, देश के जो फॉरेन रिजर्व है लगभग ख़त्म होने वाला है, तो उस सिचुएशन में देश का हालत बहुत खस्ता हो जाता है, इकोनॉमिक सिचुएशन बोल सकते हैं, बजट चरमरा जाता है, तो उस समय आर्टिकल 360 के तहत इकोनॉमिक फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे सरकार लगा सकती है। तो उस समय भी क्या कर सकता है, राज्यसभा और लोकसभा भी दोनों हाउस से आराम से पास कर सकता है उस बिल को, और आराम से इकोनॉमिक इमरजेंसी या फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकती है हमारी सरकार, ठीक है। चलिए, तो इन सभी चीज़ में, ये सारे काम करने में राज्यसभा इन सभी चीज़ों को करने में राज्यसभा और लोकसभा के पास इक्वल पावर है, ठीक है। 2 पॉइंट और है, जैसे सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्रधानमंत्री। अगर मिनिस्टर किसी भी पर्सन को बनना है,
अगर वो राज्यसभा के मेंबर हो या लोकसभा के मेंबर हो, ठीक है, वो आराम से मिनिस्टर बन सकता है, ठीक है। तो अगर प्रधानमंत्री, जैसे हमारे मनमोहन सिंह जी थे, तो लोग राज्यसभा के मेंबर थे लेकिन प्रधानमंत्री बने हुए थे, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविजंस है कि राज्यसभा के मेंबर भी किसी भी हाउस का मेंबर होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई मेंबर भी नहीं है फिर भी प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट हो सकता है, बस उसको सपोर्ट कर दे लोकसभा में, उसके पास मेजोरिटी हो। अगर मेजोरिटी हो आराम से उसको, जैसे राजीव गांधी के समय में क्या हुआ था, जब मैडम इंदिरा गांधी का जब हत्या हो गया था, तब उस समय राजीव गांधी को हमारे जो उस समय के क्या बोलता है प्रेसिडेंट साहब थे, वो प्रधानमंत्री बना दिए। अब लोकसभा में उसके पास मेजोरिटी था, कांग्रेस पार्टी के पास मेजोरिटी था, तो राजीव गांधी को सपोर्ट कर दिया, प्रधानमंत्री बन गया, ठीक है। और बाद में तो बन जाता है आराम से। अब जैसे मान लीजिए कि कोई न राज्यसभा के मेंबर है न लोकसभा के मेंबर है और प्रधानमंत्री बनना चाहता है, प्रधानमंत्री बन जाए, बस उसके पास मेजोरिटी होना चाहिए लोकसभा में, ठीक है। मतलब मेजोरिटी सपोर्ट होना चाहिए लोगों का। मेजोरिटी सपोर्ट से मान लीजिए वो प्रधानमंत्री बन गया तो उसको 6 मंथ मिलता है कि किसी भी एक हाउस का मेंबरशिप ले ले, यानी किसी भी एक हाउस का मेंबर बन जाए। और राज्यसभा में तो नॉमिनेशन के थ्रू मेंबर आता है, यानी नॉमिनेट होता है, मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन करता है हमारा राज्यसभा, ठीक है, इसलिए उसे काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोला जाता है ना। तो अगर इलेक्शन के थ्रू अगर लोकसभा में नहीं पहुंचा तो स्टेट्स अगर उसको इलेक्ट करके भेज राज्यसभा का मेंबर बना दिया तो हो गया, बात बन गई। तो आराम से व्यक्ति पीएम के तौर पे काम करेगा। अगर मिनिस्टर्स अगर लग रहा है हमारे प्रधानमंत्री को कि अगर कोई व्यक्ति जो राज्यसभा का मेंबर है अगर वो मिनिस्टर के तौर पे काम करे तो सरकार और इफिशिएंट मैनर में काम करेगा और अच्छे तरीके से हमारी सरकार चलेगी, तो आराम से उसको मिनिस्टर बना सकता है, ठीक है। देखिए मिनिस्टर्स वो राज्यसभा के मेंबर हो या लोकसभा के मेंबर हो, लेकिन कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकसभा के तरफ, लोकसभा के ही होता है, ठीक है। लोकसभा के लिए ही कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ठीक है। यानी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज करता है वो लोकसभा के ऊपर ही लाइज करता है, ठीक है। चलिए 10 नंबर में कंसिडरेशन ऑफ रिपोर्ट, जैसे फाइनेंस कमीशन का हो गया, एफसी मतलब फाइनेंस कमीशन, या यूपीएससी का, या सीएजी मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल साहब का। तो अगर इन सभी ये सब रिपोर्ट बनाते हैं, जैसे फाइनेंस कमीशन हर 5 साल पे गठन होता है और देखता है कि सिचुएशन है ना सही है, या जो पंचायती राज है इंस्टीट्यूशंस वहाँ का हालत ठीक ठाक है कि खस्ता है कि ढीला पड़ा है, वैसा ही है। या यूपीएससी भी अपना सिचुएशन देखता है। तो इन सभी के जो रिपोर्ट्स होता है उसको कंसीडर करने का हक लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पास होता है, ठीक है। एक और पॉइंट है इनलार्जमेंट ऑफ ज्यूरिडिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का या यूपीएससी का। मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शंस को और बढ़ाओ या एक और ऑफिस सुप्रीम कोर्ट का कहीं और खोलना है, जैसे पूरे देश भर में एक सुप्रीम कोर्ट का है वो दिल्ली में है चैम्बर, और कोई और चैम्बर खोलना है तो उस पर हमारे राज्यसभा और लोकसभा दोनों के पास इक्वल पावर है, हक है, ठीक है। दोनों कर सकते हैं, दोनों कर सकता है, मतलब अगर करना हो तो दोनों के थ्रू बिल पास करना पड़ेगा, ठीक है। एक हाउस के थ्रू नहीं होगा। जैसे यूपीएससी से रिलेटेड हो कि और कोई भी एग्ज़ाम्स यूपीएससी ले, और कोई ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करना है तो इन सभी हक में लोकसभा और राज्यसभा दोनों पास कर सकता है, ठीक है। हाँ, एक इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जो राज्यसभा के पास स्पेशल पावर है वो है, तो उसमें आप पढ़िएगा कि ऑल इंडिया अगर सर्विस क्रिएट करना है सेंटर और स्टेट्स दोनों के लिए, जैसे अभी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईएफओएस है, तो जितना भी ऑल इंडिया सर्विसेज है अभी उसमें क्या होता है कि सेंटर भी उस सेंटर के थ्रू सिलेक्शन होता है और कुछ समय सेंटर के लिए भी काम करता है वो ऑफिसर्स और फिर कुछ समय स्टेट्स के लिए भी काम करता है, ठीक है। तो ठीक इसी तरह अगर सेंटर और स्टेट्स मिलकर चाहेंगे कोई ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करना है तो उसे राज्यसभा पहले उस
तो राज्यसभा क्या करेगा, उस चीज़ को पहले मतलब उस बिल को पहले पारित करेगा राज्यसभा से, उसके बाद लोकसभा पारित करेगा, फिर वो क्रिएट हो जाएगा, तब उस ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट कर देगा हमारी गवर्नमेंट, ठीक है। तब आराम से क्रिएट कर सकता है। जब लोकसभा राज्यसभा का सपोर्ट मिलेगा तो बच ही क्या गया। लोकसभा राज्यसभा मतलब देश के रिप्रेजेंटेटिव्स का सपोर्ट मिल गया। देश के रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब कौन, लोगों का, पूरे देश का लोगों का सपोर्ट मिल गया, क्योंकि हम अपना अधिकार किसके हाथ में दिए, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथ में दिए हैं कि जाओ भाई मेरे लिए कुछ अच्छा करके दिखाओ, है ना, मेरे लिए अच्छे करो ताकि देश का और भला हो, देश ग्रो करे, लोगों का भला हो और देश एक लेवल, एक ऊंचाई पे जाए, ठीक है। तो ये सारा हुआ इक्वल्स स्टेटस यानी इक्वल पावर्स राज्यसभा और लोकसभा के बीच में, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि स्पेशल पावर लोकसभा के पास कौन है और राज्यसभा के पास कौन कौन सी है, ठीक है। चलिए अब समझते हैं हम लोग अनइक्वल पावर ऑफ लोकसभा या स्पेशल पावर ऑफ लोकसभा, या बोल सकते हैं कि अनइक्वल पावर ऑफ लोकसभा राज्यसभा, मतलब लोकसभा के पास इन सभी चीज़ों में ज़्यादा अधिकार है, ठीक है, ज़्यादा पावर है लोकसभा के पास और राज्यसभा के पास कम पावर है। जैसे देखिए मनी बिल में कि ये मनी बिल है कि नहीं, ये वो भी डिसाइड करता है हमारे लोकसभा के स्पीकर साहब डिसाइड करता है। दूसरा कि लोकसभा में मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है मनी बिल, और लोकसभा अगर मनी बिल पास कर दे और उसके बाद राज्यसभा के पास भेजे तो राज्यसभा के पास सिर्फ इतना अधिकार होता है कि वो 14 दिन रोक सकता है। 14 दिन के बाद अगर राज्यसभा हाँ हूँ कुछ नहीं बोला या कुछ अगर सजेशन भी दिया तो लोकसभा का मन हुआ तो माना, नहीं माना, और फिर अगर नहीं पास किया 14 दिन के भीतर तो मान लेगा लोकसभा की दोनों हाउस से पास हो गया, ठीक है। तो मनी बिल को पास करने का जो पावर है, मनी बिल के पास करने का जो अधिकार है वो लोकसभा के पास ज़्यादा है, ठीक है। और मनी बिल बताया आपको कि बहुत ज़्यादा राज्यसभा कुछ कर सकता है, 14 दिन रोक लेगा उस मनी बिल को, बस उससे ज़्यादा और क्या कर सकता है ना। और राज्यसभा वो भी बताया कि स्पीकर साहब डिसाइड करेंगे, ठीक है। दूसरा तो ये सभी पावर क्या है, लोकसभा के पास स्पेशल पावर्स है, ठीक है। लोकसभा के पास इन सभी चीज़ों में, इन सभी काम में, इन सभी चीज़ को करने के लिए कुछ ज़्यादा पावर हमारे लोकसभा को दिया गया है, ठीक है। और मतलब राज्यसभा के पास कम है। जैसे बताएं, इससे पहले बताएं आपको कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच में पावर समान है। अगर लोकसभा कर सकता है उस काम को तो राज्यसभा भी कर सकता है, ठीक। दोनों अगर लोकसभा करे राज्यसभा ना करे तो काम नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर लोकसभा ना करे और राज्यसभा करे फिर भी नहीं होगा। मतलब दोनों व्यक्ति जब म्यूचुअल काम करेगा, जब दोनों हाउस म्यूचुअल काम करेगा, दोनों हाउस मिलकर काम करेगा तभी वो काम होगा। इससे पहले वही हम आपको बताए हैं, ठीक है, कि इक्वल स्टेटस विथ लोकसभा एंड राज्यसभा। दूसरा अब हम लोग समझ रहे हैं कि लोकसभा के बारे में कि इनके पास स्पेशल पावर्स क्या है, ठीक है। तो जैसे आपको मनी बिल के बारे में बताएं, वो आर्टिकल 110 हमारा डिस्कस करता है मनी बिल के बारे में, ठीक है। जैसे पहले बताया कि मनी बिल क्या है, मनी बिल सबसेट है फाइनेंशियल बिल का, ठीक है, कि फाइनेंशियल बिल बहुत बड़ी कंसेप्ट है और मनी बिल उसमें छोटी सी कंसेप्ट है, ठीक है। चलिए तो दूसरा फाइनेंशियल बिल वहाँ पे बताया ना, फर्स्ट फाइनेंशियल बिल, सेकंड वहाँ पे बताया कि फाइनेंशियल बिल सेकंड लोकसभा भी पास करेगी और राज्यसभा भी पास करेगी तब वो पास होगा, ठीक है। लेकिन फाइनेंशियल बिल सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है पहले, ठीक है, पहला। और फाइनेंशियल बिल को अगर लोकसभा पास कर देगी तो फिर राज्यसभा से भी पास करवाना पड़ेगा, ठीक है। फाइनेंशियल बिल को राज्यसभा से भी पास करवाना पड़ेगा, लेकिन इंट्रोड्यूस सिर्फ लोकसभा में ही पहले किया जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 117 के क्लॉज 1 में दिया गया है फाइनेंशियल बिल फर्स्ट के बारे में, ठीक है। चलिए, और दूसरा स्पीकर साहब के बारे में बताया कि इनके पास क्या होता है, पावर होता है कि वो डिसाइड करे कि मनी बिल है या नहीं है। अगर मनी बिल जो बोल दिए कि अगर मनी बिल है तो मनी बिल है,
ठीक है, भले ही वो मनी बिल हो या ना हो, तो सरकार के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अगर स्पीकर साहब बोल दिए कि मनी बिल है तो मनी बिल है, तो फिर अगर वो राज्यसभा के पास भेजेगी तो मनी बिल का प्रूफ लेकर उसमें ला कर भेजेगा उस बिल में, भैया ये मनी बिल है, जल्दी से स्पेशल जल्दी पास करो इसको, ठीक है, 14 दिन है तेरे पास। फिर लोकसभा हमारे प्रेसिडेंट साहब के पास भी भेजेगा उसमें मनी बिल के सर्टिफिकेट लगा के कि भैया ये मनी बिल है, जल्दी से सेंट दो, काम करना है गवर्नमेंट को, ठीक है। तो उनके पास फाइनल पावर होता है डिसाइड करने का कि मनी बिल है या नहीं है, ठीक है। दूसरा, अगर किसी भी बिल पे डिसएग्रीमेंट हो गया या न लोकसभा पास कर रहा है न राज्यसभा पास, मान लीजिए कि लोकसभा पास कर रहा है कोई ऑर्डिनरी बिल, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में जॉइंट सिटिंग नहीं होता है, जैसे पहले हम आपको बताएं, ठीक है, न मनी बिल में होगा, मनी बिल में तो लोकसभा के पास ही पावर है। फाइनेंशियल बिल जो सेकंड है उसमें जॉइंट सिटिंग हो सकता है, लेकिन फाइनेंशियल बिल फर्स्ट है, इसमें भी जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकता है, ठीक है। और एक क्या था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल बता ही दिए, एक ऑर्डिनरी बिल बता दिए, एक मनी बिल बता दिए और एक फाइनेंशियल बिल बता ही दिए। तो जो ऑर्डिनरी बिल्स होता है ना, उसमें जॉइंट सिटिंग का प्रावधान होता है। अगर मान लीजिए कि लोकसभा पास करके भेजा बिल को और राज्यसभा पास ही नहीं कर रहा है, अच्छा, या राज्यसभा पास करके कोई बिल भेजा लोकसभा के पास, लोकसभा पास ही नहीं कर रहा है, नहीं डेडलॉक हो गया, न इधर कोई एक्शन ले रहा है न उधर कोई एक्शन ले रहा है, तो इस सिचुएशन में हमारे प्रेसिडेंट साहब के पास पावर होता है कि जॉइंट सिटिंग बुला सकता है, ठीक है। और उस जॉइंट सिटिंग को हेड कौन करता है, स्पीकर साहब। अगर स्पीकर साहब ना हो तो डिप्टी स्पीकर साहब, अगर डिप्टी स्पीकर भी ना हो तो डिप्टी चेयरमैन करता है, ठीक है, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं वो नहीं, ठीक है, डिप्टी चेयरमैन करेगा, ठीक है, जो राज्यसभा का मेंबर होता है। वाइस प्रेसिडेंट हमारे राज्यसभा का मेंबर थोड़ी ना होता है, वाइस प्रेसिडेंट सिर्फ एक्स ऑफिशियो, क्या बोलता है उसको, एक्स ऑफिशियो मेंबर, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, ठीक है, यानी पदेन उपराष्ट्रपति होता है, यानी उपराष्ट्रपति होने के नाते वो राज्यसभा के सभापति होते हैं, ठीक है जी। चलिए, तो अगर स्पीकर साहब नहीं है तो वाइस स्पीकर, अगर वाइस स्पीकर भी नहीं है तो हमारे जो राज्यसभा का जो डिप्टी चेयरमैन होता है वो डिसाइड करते हैं जॉइंट सिटिंग में। अगर किसी भी बिल पे डेडलॉक हो गया है, यानी दोनों हाउस एग्रीमेंट के थ्रू पास नहीं कर रहा है, तो जॉइंट सिटिंग बुलाया, तो मान लीजिए जॉइंट सिटिंग बुलाया किसी भी बिल पे, अब लोकसभा में भाई तो 543 मेंबर है ना, 543 मेंबर है, राज्यसभा के पास 250 मेंबर है, तो कौन जीतेगा यहाँ, 245 मेंबर है राज्यसभा के पास, तो जीतेगा कौन, यहाँ तो आधा से ज़्यादा है वहाँ लोकसभा में। तो यहाँ जब जॉइंट सिटिंग होता है तो जनरली सरकार ही बिल को मतलब लोकसभा ही जीत ले जाता है, जो लोकसभा चाहती है वो हो जाता है जॉइंट सिटिंग में, क्योंकि लोकसभा के पास मेजोरिटी है ना, मतलब मेंबर्स ज़्यादा हैं लोकसभा के पास, ठीक है। दूसरा, बजट के बारे में, जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में बोलता है, आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करता है। उसमें क्या है, हमारे लोकसभा के पास ही पावर है, राज्यसभा सिर्फ डिस्कस कर सकता है, उसमें वोटिंग राज्यसभा नहीं करेगा, ठीक है। बजट पे डिस्कशन कर सकता है, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर सकता है, ठीक है, कि आपने ये काम ठीक नहीं किया या वो नहीं किया या ऐसे किया, आपका ये जो लागू कानून करना था ये सही से आप लागू नहीं किए, बोल सकता है, लेकिन डिस्कस कर सकता है, लेकिन वोटिंग नहीं करता। वोटिंग का सिर्फ अधिकार लोकसभा के पास है, ठीक है। दूसरा, रेजोल्यूशन फॉर द डिसकंटिन्यूएंस ऑफ नेशनल इमरजेंसी, यानी मतलब नेशनल इमरजेंसी, एंड लोकसभा यहाँ पे लिखा है, ठीक है, कि अगर मान लीजिए नेशनल इमरजेंसी लगा है, ठीक है, मान लीजिए कि सरकार किसी भी वजह से आर्टिकल 350 के तहत नेशनल इमरजेंसी लागू किया है, ठीक है, अगर उसको डिसकंटिन्यू करना है कि अब नेशनल इमरजेंसी नहीं रहेगा, तो अगर उस डिसकंटिन्यूएशन रेजोल्यूशन को अगर हमारा लोकसभा सिर्फ पास भी कर दे तो डिसकंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये पावर लोकसभा के पास है। तो ज़रा नो कॉन्फिडेंस बिल, अब नो कॉन्फिडेंस बिल कहाँ पास होता है, लोकसभा, यानी लोकसभा के मेंबर ही तो सरकार बनाता है ना, क्योंकि लोकसभा के मेंबर
जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल मिनिस्टर्स होते हैं, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर साहब, ये सब क्या काउंसिल मिनिस्टर लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होता है ना, रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, यानी लोकसभा को ही रिस्पॉन्सिबल होता है, लोकसभा के लिए जवाबदेही होता है इनका, इन सभी मिनिस्टर्स और काउंसिल मिनिस्टर्स का, ठीक है, और प्रधानमंत्री साहब का। तो अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो गया तो कहाँ पास होता है? लोकसभा में, क्योंकि सरकार हमारे लोकसभा से आती है। तो लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस पास हो गया तो सरकार गिर गई। तो उसमें राज्यसभा क्या करेगा? राज्यसभा का उसमें क्या है, अगर राज्यसभा का कोई मेंबर अगर मिनिस्टर के तौर पे काम कर रहा है तो सरकार गिर गई, कोई बात नहीं, उसका मेंबरशिप तो रहेगा ना, और सरकार के तौर पे काम नहीं करेगा, मिनिस्टर के तौर पे काम नहीं करेगा, राज्यसभा के मेंबर के तौर पे काम करेगा, ठीक है। तो ये हुआ लोकसभा के पास, ये सब स्पेशल पावर से, ठीक है, स्पेशल पावर से बोलिए या अनइक्वल पावर से बोलिए विथ लोकसभा एंड राज्यसभा, या बोलिए कि लोकसभा के पास थोड़ा ज़्यादा पावर है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे, पहले समझे कि राज्यसभा और लोकसभा के पास कौन कौन से इक्वल पावर है, यानी कौन कौन से काम में दोनों के पावर समान है, ठीक है। अब और फिर अभी समझे हम लोग कि लोकसभा के पास कौन कौन से पावर ज़्यादा है, जैसे बजट, मनी बिल के बारे में, फाइनेंस बिल के बारे में, फाइनेंस बिल फर्स्ट के बारे में, स्पीकर साहब के बारे में, ज्वाइंट सीटिंग के बारे में, फिर समझे बजट के बारे में, ठीक है, कि सिर्फ डिस्कस कर सकता है राज्यसभा, लेकिन वोटिंग राज्यसभा छू भी नहीं सकता वोटिंग के बारे में, ठीक है। और नेशनल इमरजेंसी और नो कॉन्फिडेंस बिल तो लोकसभा ही पास होगा। तो ये सारी चीज़ डिस्कस की, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि जैसे लोकसभा के पास स्पेशल पावर कौन है, ये समझे, फिर हम लोग समझते हैं राज्यसभा के पास स्पेशल पावर कौन सी है, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग समझते हैं। अब चलिए समझते हैं हम लोग स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा कि कौन कौन से काम करने के लिए राज्यसभा के पास स्पेशल पावर है, ठीक है। जैसे पहले पढ़े इक्वल्स पावर्स, फिर पढ़े लोकसभा के पास कौन सी स्पेशल पावर्स है, और फिर अब हम लोग पढ़ रहे हैं स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा, ठीक है। तो आपको इनकन्वीनियंस हो रहा होगा कि मैं लिखने में थोड़ा टाइम लग रहा है, इस वजह से आपको वीडियो कट के लग रहा होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए तो देखिए, एक तो पहला है पावर क्या कि अगर राज्यसभा कोई स्टेट्स सब्जेक्ट्स पे अगर कानून बनाने के लिए अगर पार्लियामेंट को ऑथराइज करता है, अगर कोई रिजोल्यूशन पास करे राज्यसभा और बोले कि भैया इस स्टेट सब्जेक्ट्स पे आप कानून बनाओ पार्लियामेंट से, यानी पार्लियामेंट मतलब क्या, लोकसभा राज्यसभा दोनों मिलकर, अगर राज्यसभा बोले तो हमारा लोकसभा भी उस पर और मतलब पार्लियामेंट भी कानून उस पर बना सकता है, ठीक है। तो अगर कोई सब्जेक्ट जो स्टेट लिस्ट में है, कोई अगर सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में है, ठीक है, क्योंकि जो हमारा जो राज्यसभा होता है वो क्या होता है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स का मतलब स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, तो उसे काउंसिल ऑफ स्टेट बोला जाता है। तो स्टेट्स अगर स्टेट लिस्ट पे अगर कोई भी पार्लियामेंट कानून बनाना चाहता है, अगर उस चीज़ को अगर राज्यसभा बोले कि ठीक है बना सकते हो आप, मतलब पार्लियामेंट को ऑथोरिटी दे, ऑथराइज करे, पार्लियामेंट को बोले कि एक रेजोल्यूशन पास करके बोले कि आप इस सब्जेक्ट पे जो स्टेट लिस्ट में है उस पर आप कानून बना सकते हैं, तो पार्लियामेंट आराम से मौज मस्ती से उस सब्जेक्ट पे कानून बना देगी, ठीक है। तो राज्यसभा के इस पास स्पेशल पावर है, और जब तक राज्यसभा नहीं बोलेगा तब तक स्टेट लिस्ट को पार्लियामेंट छू नहीं सकता, जब तक कोई अदर सिचुएशन क्रिएट ना हो जाए, ठीक है। जैसे नेशनल इमरजेंसी वगैरह में, उस सारे सिचुएशंस में तो पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर आ जाता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लैक्सिबल है ना, तो कभी फेडरल की तरफ बिहेव करता है, कभी सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी की तरफ बिहेव करता है, टेंडेंसी की तरफ आ जाता है, ठीक है। दूसरा कि राज्यसभा अगर चाहे तो ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट कर सकता है। हम बोले ना कि अगर राज्यसभा अगर चाहे तो पार्लियामेंट से बोलकर ऑल इंडिया पार्लियामेंट से आराम से ऑल इंडिया सर्विस कोई नया क्रिएट कर सकता है, जो स्टेट के लिए भी काम करे और सेंटर के लिए। जैसे अभी ऑल इंडिया सर्विस IAS IPS और एक IFOS होता है,
तो उसी तरह के अगर सेंटर स्टेट्स के लिए अगर कोई ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करना है तो उसके लिए पहले राज्यसभा अगर उस रेजोल्यूशन को पास करेगा तब लोकसभा उसको पास करेगा, फिर जाकर वो अगर क्रिएट हो सकता, फिर जाकर वो ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट हो पाएगा। ठीक है, फिर उसको प्रेसिडेंट साहब एसेंट देंगे, फिर उसमें हमारे एग्जीक्यूटिव काम करेंगे, फिर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, अगर वाइस प्रेसिडेंट साहब को यहाँ पे तो इनके पास स्पेशल पावर होगा ही कि वाइस प्रेसिडेंट साहब ही राज्यसभा को क्या करते हैं, प्रिसाइड करते हैं। तो अगर राज्यसभा को अगर लगे कि वाइस प्रेसिडेंट साहब ठीक ठाक से ड्यूटी अपना नहीं निभा रहे हैं तो वाइस प्रेसिडेंट साहब को उनके ऑफिस से निकालो भाई। तो निकालने की क्या विधि है, आराम से इफेक्टिव मेजोरिटी से पास करेगा राज्यसभा। ठीक है, उस इनका रिमूवल रेजोल्यूशन को वाइस प्रेसिडेंट साहब को, और लोकसभा उस पर सहमति दे देगा, बस हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब ऑफिस से निकाले जाएंगे। ठीक है। अगर नेशनल इमरजेंसी, देखिए ये पॉइंट क्या है कि अगर मान लीजिए ये नेशनल इमरजेंसी कौन सी केस में है इसे थोड़ा समझ लीजिए। अगर मान लीजिए कि नेशनल इमरजेंसी लगाने के लिए प्रेसिडेंट साहब बोल दिए, ठीक है, पहले मैं क्या बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लीजिए, समझ में आएगा, नहीं तो ये थोड़ा सा घुमा फिरा के है स्टेटमेंट बुक में। अगर मान लीजिए कि प्रेसिडेंट साहब नेशनल इमरजेंसी लगाने के लिए बोल दीजिए, जैसे आर्टिकल 350 से नेशनल इमरजेंसी या प्रेसिडेंशियल रूल, स्टेट इमरजेंसी या इकोनॉमिक इमरजेंसी या फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, लगाने के लिए अगर बोल दिए और उसी बीच लोकसभा भंग हो जाए, सरकार गिर जाए, ठीक है, मान लीजिए कि सरकार गिर जाए और जितना दिन अप्रूवल का समय है नेशनल इमरजेंसी को, ठीक है, उसी बीच सरकार गिर जाए, तो उस सिचुएशन में अगर राज्यसभा उस नेशनल इमरजेंसी की रेजोल्यूशन को अगर पास कर देता है, राज्यसभा उसको सपोर्ट कर देगा, पास कर देगा, तो नेशनल इमरजेंसी कंटिन्यू रहेगा। ठीक है। तो देश में नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंशियल स्टेट्स में प्रेसिडेंट्स रूल, और अगर देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा है तो ये तीनों काम करेगा अगर राज्यसभा पास कर देता है। कब? जब लोकसभा भंग हो गया है बिना अप्रूव किए नेशनल इमरजेंसी को, ठीक है, तब उस सिचुएशन में राज्यसभा के पास पावर्स हैं कि राज्यसभा अगर उसे पास कर दे तब आराम से वो इमरजेंसी चलेगा। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स है। दूसरा, अब आप बोल सकते हैं कि सर राज्यसभा के पास कहाँ ही पावर है, फिर भी है ना पावर। जैसे बताते हैं आपको कि राज्यसभा के पास, अब मान लीजिए कि कोई भी ऐसा कानून बनाना चाहता है स्टेट्स, अब जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को ले लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कितना इंपॉर्टेंट है। अगर गवर्नमेंट चाहे कि कॉन्स्टिट्यूशन के कोई जो बेसिक स्ट्रक्चर वाली जो बेसिक स्ट्रक्चर है अगर उसी को ख़त्म कर देना चाहिए, या सरकार चाहे कि मेरी मनमर्जी कोई भी अमेंडमेंट कर दूं तो चलेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसीलिए रखा गया है कि सेपरेट पास होना चाहिए, कि राज्यसभा से अलग पास करवाओ और लोकसभा से अलग पास करवाओ, ज्वाइंट सिटिंग में नहीं कि हाँ राज्यसभा के मेंबर कम है और लोकसभा के मेंबर कम है, ज़्यादा है तो बस आराम से लोकसभा तो जीत ही जाएगा इस बैटल में, लेकिन नहीं। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने दिमाग लगाकर सेपरेट रखा है कि भैया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है तो उसको अलग अलग दोनों हाउस से पास करवाओ, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करो। उसमें भी हमारा सुप्रीम कोर्ट अब बोल दिया है कि अगर बेसिक स्ट्रक्चर में तुम छेड़छाड़ किया बेटा तब कुछ बुरा हो सकता है ना, तो इसलिए बेसिक स्ट्रक्चर में छेड़छाड़ नहीं करना है। और बाकी जैसे सरकार चाहती है, कई बार हमारी सरकार चाहती है कि फटाफट कोई सा बिल लेके आऊँ और सटक दिन पास करूँ, फटक दिन काम करूँ, तो उस सिचुएशन में दो हाउस होता है, लोकसभा से फटक दिन, क्योंकि लोकसभा में तो गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी होता है तो 60 दिन पास कर दिया। अब राज्यसभा के पास गया तो राज्यसभा में अगर अपोजिशन स्ट्रांग है तो उसको बिल को होल्ड करता है, उस पर डिस्कशन होता है, टाइम लेता है, थोड़ा उसको सोचता समझता है, फिर जाकर उस बिल को अगर 10 सीट में हो तो पास कर देता है। ठीक है। तो इन सभी सिचुएशंस में राज्यसभा सही काम करता है। दूसरा, फेडरल सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो एक तरह से इम्पोर्टेंट रोल तो प्ले करता ही है। दूसरा, राज्यसभा हमारे स्टेट्स को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से चुन कर आता है, इनडायरेक्ट
राज्यसभा के मेंबर, तो स्टेट्स को भी रिप्रेजेंट करता है ओवरऑल, है ना। तो अच्छी तरीके से लगभग जितना भी इनके पास राज्यसभा के पास पावर है, लोकसभा के पास पावर है, दोनों ठीक ठाक इंजॉय करता है। अब मान लीजिए कि जैसे पहले बताए हैं आपको कि लोकसभा के पास क्या होता है, बजट पेश करने का पास होता है, बजट पे वोटिंग करने का पावर होता है। राज्यसभा के पास सिर्फ डिस्कस करने का पास पावर है। फिर मनी बिल के बारे में, अब मान लीजिए कि मनी बिल लोकसभा पास कर दे और राज्यसभा के पास भेजे, राज्यसभा उनमुना ही नहीं रहा है, ना हाँ ना हूँ ना आगे ना पीछे, तो उस सिचुएशन में सरकार काम कैसे करेगी, है ना, गवर्नमेंट काम कैसे करेगी। तो ये भी तो प्रॉब्लम हो सकता है। अब मान लीजिए कि लोकसभा में सरकार के पास मेजोरिटी है और राज्यसभा में मेजोरिटी है ही, ऑपोजिशन के पास मेजोरिटी है। अब लोकसभा में तो मनी बिल पास हो गया, ठीक, अब राज्यसभा के पास गया तो राज्यसभा में तो ऑपोजिशन के पास मेजोरिटी है, अब राज्यसभा में लटका ही रखा है, फांसी नहीं कर रहा है, तो अब सरकार करेगी काम कैसे। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए, इन सभी सिचुएशंस को एज्यूम करते हुए, समझते हुए हमारे फाउंडिंग फादर्स बड़ी दिमाग लगाए भाई। वो लोग भी लुमिनरी थे, मतलब ज्ञानी व्यक्ति थे, महान आदमी थे। तो उन लोग भी समझते बुझते, दिमाग लगाते हुए, चीज़ों को समझते हुए सिचुएशंस ऐसे तरीके से प्रोविजंस बनाए हैं कि हाँ ठीक है, तुम 14 दिन रुक लो, मनी बिल है तो कोई नहीं, तुम 14 दिन तुम्हारे पास रहेगा, देखो समझो उसको, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं तुम क्रिटिसाइज़ करो सरकार को, लेकिन रोक नहीं सकते, क्योंकि रोक लेगा तो फिर तो सरकारी चौपट हो जाएगा, काम करेगा कैसे गवर्नमेंट, है ना। पैसा ही नहीं रहेगा तो बिन पैसा के बहुरिया नाचेगी कैसे, है ना, तो बात गड़बड़ा जाएगी। ठीक है, तो चलिए राज्यसभा, लोकसभा और स्पेशल पावर्स इनके पास हम लोग समझे। ठीक है, दूसरा आप लोग मस्त पढ़िए, एंजॉय कीजिए और मेहनत करते रहिए। इसी तरह आपको जीवन में कुछ ना, मतलब बहुत ऊंच जाने को सोचिए। ठीक है, ऊंचा जाना कायरता की काम नहीं होता है, एक इंसान की सभ्य दृष्टि और सभ्य लक्षण की कहानी होता है। तो पढ़िए, है ना। जैसे जीवन में आगे उठना है और लगे कि बहुत डिप्रेशन में हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है और क्या ही करूँ, जीवन में पूरा मतलब बहुत गिर गए हो, लगे कि जीवन में बहुत गिर गया हूँ, अब तो कुछ होगा ही नहीं, अब मुझसे क्या ही होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरा ख़त्म है, तब एक दो चीज़ें लाइन है वो याद रखना, है ना। बोलता है ना कि तू जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत में यकीन कर, तो जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत में यकीन कर, और अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पे। तो मतलब अगर जिंदे हो, अगर सांसें चल रही है, जिंदा दिल इंसान हो, तो यकीन करो खुद के जीत में यार, खुद पे बिलीव रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जिसका सेल्फ बिलीव ख़त्म है ना, वो इंसान कहाँ चल सकता, 4 कदम भी नहीं चल सकता, चलते चलते लड़खड़ा जाएगा। इसलिए इस ज़िंदगी के जीत में यकीन रखो, अगर जिंदा है तो, है ना, अगर जिंदे दिल हो तो। ठीक है, बस एंजॉय करो और पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, यही कामना है। तो हम आपको समझा दिए राज्यसभा और लोकसभा के पास स्पेशल पावर्स, और लोकसभा और राज्यसभा के पास कौन कौन से इक्वल्स पावर्स होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट में मिलते हैं अगले लेक्चर में। उसमें हम लोग समझेंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के बारे में, जैसे स्पीकर के बारे में, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा यानी वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जो चेयरमैन्स होते हैं, और डिप्टी चेयरमैन के, डिप्टी स्पीकर के बारे में, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, अच्छे से समझेंगे। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको कुछ डिलीवर कर पाता हूँ, कुछ समझा पाता हूँ। ठीक है, यही मेरी कामना रहती है, छोटी सी इच्छा है, अगर पूरा हो जाए तो बहुत अच्छा। ठीक है, फिर हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद। ओके, बाय बाय।